जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं और 10,000 15,000 20,000 वट एवर द अमाउंट दैट यू आर सेविंग फ्रॉम योर सैलरी, आप अगर उसको बैंक अकाउंट में रखते हैं और वो बैंक अकाउंट आपको 10% या 15% इवन दे रहा है रिटर्न, और इन्फ्लेशन जो है वो भी उसी साल की 15% या 10% है, तो इन दैट केस आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न 0% होगा। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि मतलब अगर फॉर इंस्टेंस आपने अपने रियल रेट ऑफ रिटर्न का इम्पैक्ट जो है वो इम्प्रूव करना है, यानी यू वांट टू गेट मोर मनी आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, ये जो आपने सेविंग्स किए हैं उससे आपने ज़्यादा रिटर्न लेना है, तो उसके आपके पास क्या क्या किस तरह से आप उसको प्लान कर सकते हैं, उसकी सेविंग प्लान क्या है वर्सेस अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस जहन में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चंस ज़रूर पोस्ट कर दिया करें, ताकि मुझे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी होगी। और अगर कोई कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शायद बताया शुरू में कि info@economicsprofessional.com इज माई ईमेल आईडी। आप मुझे ईमेल करें, आई विल रिप्लाई यू बैक, और इवन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, आई विल मेक श्योर कि हर एक क्वेश्चन को मैं टाइमली आंसर करूं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज सेविंग प्लान वर्सेस इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर आप 10,000 रुपीज 50,000 रुपीज फ्रॉम योर सैलरी या अपने फ्रॉम योर प्रॉफिट आप साइड पे करते रहते हैं और आप उसको बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो एक तो वे आउट ये है कि वो लेट्स सपोज काइबो रेट इज 10% या 15%, तो उसके मुताबिक आपको रिटर्न मिलता रहेगा। एंड यू आर सेइंग कि यार ठीक है, मेरा कैपिटल जो मैंने रखे हुए पैसे वो सेफ हैं, अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रेट ऑफ रिटर्न के इम्पैक्ट को कवर भी कर रहा है और रियल रेट रिटर्न 0% भी है, दैट्स फाइन। मेरा एज लॉन्ग एज माई कैपिटल इज सेफ, आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस। तो सेविंग प्लान इज मच बेटर फॉर यू। आप कहेंगे यार ठीक है, मुझे रिस्क नहीं लेना, कि मुझे किसी किस्म का ये रिस्क नहीं लेना है कि यार ठीक है मैं फॉरेन से सेविंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो मेरी सेविंग्स कहीं पे रिस्क पे नहीं है, कहीं डूब नहीं रही, या किसी जगह पे वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड नहीं है जहाँ पे मुझे लॉस भी हो सकता है। द अदर वे इज फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहते हो कि यार नहीं, मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न को इम्प्रूव करना है, मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर इन्फ्लेशन 10% है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मैं 0% पे कर रहा हूँ, नहीं, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है हाउ कैन आई इन्वेस्ट इनटू दोज फैक्टर्स और इनटू दोज एरियाज वेयर आई कैन जनरेट मोर मनी। मैं रियल रेट ऑफ रिटर्न को इम्प्रूव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव टू मेजर plans. One is saving plan and other one is saving investment plan. Saving plan क्या है? For instance, if you're earning or maybe saving 10,000 rupees per month from your salary, तो आप उसको बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट में रखते हैं, देन यू जस्ट foresee that you are just getting good amount of money out of it, ठीक है। सो ऑब्वियसली दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि फिक्स और वेरिएबल इंटरेस्ट होगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप ने इस्लामिक किसी अकाउंट के अंदर यानी इस्लामिक सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो यू माइट बी हैविंग वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट वेरिएबल होगा, यानी कि किसी मंथ में आपको शायद 10% आ रहा होगा पर एनएम के हिसाब से, और नेक्स्ट मंथ आपको मे बी 9.5, मे बी 9%। इट डिपेंड्स अपॉन द पूलिंग ऑफ द फंड। इस्लामिक बैंकिंग इज टोटली डिफरेंट, सो उसको हम अभी टॉपिक नहीं है हमारा ये, विल जस्ट डिस्कसिंग कि अगर फॉर इंस्टेंस फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड वेरिएबल में ये फर्क होता है कि ओवर द पीरियड फॉर 1 ईयर आपका रेट ऑफ रिटर्न पर मंथ फिक्स रहेगा एट सर्टेन परसेंटेज, और वेरिएबल का मतलब ये है कि एज सच द मार्केट इज मूविंग, सो अकॉर्डिंगली आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही मूव कर रहा होगा। बट अगेन इन एनी केस जो आपने कैपिटल यानी कि आपने जो फंड्स रखे हुए हैं सेविंग अकाउंट में, दैट विल रिमेन प्रोटेक्टेड। वो 1 लाख यानी कि 10,000 रुपीज पर मंथ, 1 साल के बाद 1,20,000 रुपया वो सेफ रहेगा, उसके अंदर इंक्रीज होता रहेगा 10% 15%, बट कैपिटल विल रिमेन प्रोटेक्टेड। तो आपको ये ईज ऑफ माइंड होता है कि यार ठीक है भाई, जो भी है मेरा रियल रेट फॉर रिटर्न इंक्रीज नहीं हो रहा, बट मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है। सो जिसकी वजह से हम सेविंग प्लान को फॉलो करते हैं। दूसरा ये है, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है कि रिटर्न 10% 13% पर ईयर होता है, जो कि अभी आजकल भी रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न का बहुत जो है वो यही चल रहा है। जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि यार ठीक है, फॉर इंस्टेंस इट्स, और मेरा जो क्या नाम है,
इन्फ्लेशन है दैट इज रिपोर्टेड एज 7.8%, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मैं इन एनी केस 3% से लेकर 6% के पास पास मैं रियल रेट ऑफ रिटर्न पे हूँ। तो एज लॉन्ग एज आई एम अर्निंग 6% अ ईयर, दैट्स फाइन। मैं थोड़ा मुनाफे में ही हूँ, या मैं ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन में हूँ, सो देयर इज नो नीड टू टेक अ रिस्क टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ सेविंग प्लान। इस सेविंग प्लान्स में कौन कौन सी है? नेशनल सेविंग स्कीम्स आ जाती हैं जिसको हम एनएसएस कहते हैं। बैंक सेविंग अकाउंट्स आ जाते हैं जिसमें आप जाकर के इस्लामिक बैंकिंग में आपको प्रॉफिट मिलता है, कन्वेंशनल बैंक्स के यानी कि नॉन इस्लामिक बैंक्स के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो प्रॉफिट है दैट इज बेस्ड ऑन योर पूलिंग। पूलिंग मींस ओवरऑल आपका जो सेविंग डिपॉजिट ऑफ ऑल ऑफ योर क्लाइंट्स है, वो जहाँ पे भी इन्वेस्ट हुआ होता है जिसके थ्रू वहां से रिटर्न आ रहा होता है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड अ बिट, बट अगेन थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इस्लामिक बैंक और इस्लामिक बैंकिंग जो है वो डिफरेंट इसी तरह से है कि वो पूलिंग पे काम करते हैं, वो कमोडिटीज पे काम करते हैं। बट जो कन्वेंशनल बैंक्स है दे ऑलवेज वर्क ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ से वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं। So again, loses to inflation in the high inflation periods. Sometimes it happens like जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कोविड में देखा कि प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी चीजों की। कुछ कंट्रीज में तो इस तरह से हो रहा था कि प्रोडक्ट्स आपको मिल ही नहीं रही थी, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी। ठीक है, सो इन दैट केस जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न इज लाइक इतना ड्रॉप हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा भी होता है दैट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑन दैट पर्टिकुलर सेंस। तो थोड़ा रिस्क तो है इसके अंदर भी। ठीक है, again now coming back to the to our main agenda item which is like saving investment plan, कि मैंने 10,000 सेव किया, उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट भी किया, तो व्हाट आर द ऑप्शंस टू इन्वेस्ट दैट 10,000 रुपीज। ठीक है, सो जिसकी वजह से आप रियल रेट ऑफ रिटर्न का जो परसेंटेज है उसको इंप्रूव करते हैं। द फर्स्ट वे इज मनी इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, फंड्स और एसेट्स। सो स्टॉक्स क्या है उसकी मैं आपको बहुत मतलब डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, बट इन द लेटेस्ट स्टेज, बिकॉज आपको थोड़ा समझने की ये जरूरत है कि जो स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, जो फंड्स होते हैं जिसको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, या हम एसेट्स की बात कर रहे हैं जिसको हम बॉन्ड्स कहते हैं, ये सब के सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में उसके उनके थ्रू आप अपना प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट या आपकी इनकम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। गॉट इट? सो नाउ द थिंग इज लाइक फॉर इंस्टेंस वी गेटिंग द मैक्सिमाइज्ड रिटर्न थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, तो आप रियल रेट ऑफ रिटर्न को इम्प्रूव कर सकते हो, इवन आप डबल कर सकते हो। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपको करंट अकाउंट पे 10 to 13% मिल रहा है, तो यू कैन पोटेंशियली गेट रिटर्न ऑन इन योर इन्वेस्टमेंट अप टू 15 to 13%। ठीक है, जो कि आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, बट अगेन वी मस्ट से कि अगर आप फॉर इंस्टेंस अपनी सेविंग्स यानी कि 10,000 रुपीज पूरे का पूरा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो या इवन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, तो बॉन्ड्स एंड स्टॉक की जो परफॉर्मेंस होती है हमेशा याद रखिएगा इज बेस्ड ऑन the performance of that particular company which is selling their stocks and bonds। तो अगर वो कंपनी आउट परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करेगी, so they will be just giving you the percentage of their return in terms of dividends, in terms of profit। ठीक है, तो जो अगर मैं बात करूं कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में, तो वो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वुड बी अराउंड 15 to 30%, मे बी इससे भी ज्यादा हो। ठीक है, बट अगेन ये जो हमने यहाँ पे रिटर्न की बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर, दैट विल रिमेन फिक्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो फिक्स रिटर्न होता है उसमें रिस्क कम होता है बट ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी कम होता है। बट जो वेरिएबल रिटर्न होता है जिसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है बट उसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, अगर आप अपना कैपिटल इंजेक्ट कर रहे हो और आपका कैपिटल रिस्क के ऊपर है, बट बेस्ड ऑन योर असेसमेंट कि अगर फॉर इंस्टेंस वो कंपनी आउट परफॉर्म करती है, वो बॉन्ड आउट परफॉर्म करता है, तो दे विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, इवन 30% पर एनम, विच विल डेफिनेटली बी बीटिंग दिस अमाउंट। ठीक है, सो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपको परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ लाइक रिटर्न शुड इम्प्रूव, और यू मस्ट वर्क ऑन दैट कि ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता रहे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो एग्जांपल्स क्या है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, पूरे का पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, बट वट एवर यू हैव इन योर माइंड प्लीज कॉमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन कि आप मुझे अपना क्वेश्चन भेजें, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। फिर इसके अलावा जिसको हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, पीएसएक्स, उसके इक्विटीज जिसको हम इक्विटी मार्केट कहते हैं, दैट इज
शेयर मार्केट, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयर इज अ फुल फ्लेज वे आउट। इसके अलावा आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, so REITs are basically the companies which are getting money from you. They invest into the real estate. For instance, वो घर बनाते हैं, प्लाजास बनाते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वट एवर दे अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, उसका कुछ परसेंटेज आपको इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो दे रहे होते हैं। Again, the most important is can beat the inflation over the long horizon. This is the most important part. If you want to beat that inflation, after beating that inflation, you want to maximize your return, then you have to go for this saving investment plan. All right. So मैं अभी थोड़ा क्विकली आपको बताता हूँ कि फॉर इंस्टेंस जब पॉलिसी रेट चेंज होता है, लेट्स सपोज अगर स्टेट बैंक ने काइपोर एग्जाम्पल अभी फॉर इंस्टेंस 11.4% चल रहे हैं, 12% चल रहा है, तो वो इंक्रीज करके ऑल ऑफ सडन 14-15% कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा। तो थोड़ा सा क्विकली इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब पॉलिसी रेट इंप्रूव यानी कि ऊपर जाता है, यानी कि 10% से 12% पे गया, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि लोगों के अकाउंट्स यानी कि लोगों की जो सेविंग्स है वो बैंकों में आए, ताकि उनको रेट ज्यादा मिले, ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो ऑब्वियसली जब आपको स्टॉक मार्केट में रिटर्न 5-7% मिल रहा है या इवन 10% मिल रहा है, और वही पैसा अगर आप बैंक में कहीं सेविंग अकाउंट में रख पाते हैं तो आपको 12 से 15% मिलता है, तो डेफिनेटली यू विल बी थिंकिंग अबाउट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, टू गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी अगर आपको 3 से 4% का बेनिफिट मिल रहा है, देन यू विल गो फॉर दिस। ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि पॉलिसी रेट अगर ऊपर जाएगा यानी कि सेविंग रेट इंक्रीज कर रहा है, 12 से 15% पे हुआ है, दैट मीन्स कि आप लोग जो हैं वो सेविंग्स अकाउंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल डिपॉजिट मोर मनी। मैंने आपको बताया कि पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट दोनों साइड्स पे होता है। ठीक है। इसका इम्पैक्ट आपका लैंडिंग पे भी होता है एंड बोरिंग पे भी होता है। लैंडिंग क्या है? लैंडिंग ये है कि फॉर इंस्टेंस मैं बैंक में, मैं मतलब मेरा एक अपना बैंक है, और उस बैंक में मैंने बहुत से लोगों का डिपॉजिट इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो जो मैंने लोगों का डिपॉजिट इकट्ठा किया हुआ है उसको मैं अपनी टर्म्स पे कहूंगा कि दैट इज माय बोरोइंग। मैंने लोगों से उधार लिए हुए हैं पैसे, उनको मैं क्या पे कर रहा हूँ, मैं उनको पॉलिसी रेट के मुताबिक वट एवर द इंटरेस्ट रेट ऑफ द मार्केट काइबोर अगर लेट्स सपोज 15% पे है, 15% पे काइबोर है, तो मैं 15% काइबोर उनको पे कर रहा हूँ। ठीक है। वही पैसा मैंने अगर किसी को लेंड कर दिया है यानी कि मैंने उसको उधार दिया है, तो मैं ऑब्वियसली वो पैसा किसी को जब उधार दूंगा तो उससे उसका एक इंटरेस्ट उसको चार्ज करूंगा, उसको मार्कअप चार्ज करूंगा। तो जो मैं उसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा दैट विल बी कॉल्ड एज मार्कअप। वो हमेशा काइबोर से यानी कि K+3% या K+5% होगा। यू दैट मीन्स कि अगर मैं आपको काइबोर आपकी बोरिंग यानी कि आपके डिपॉजिट पे मैं आपको 13% या 15% जो कि काइबोर रेट है वो दे रहा हूँ, तो जब मैं किसी को लैंडिंग करूंगा तो उस पे 2% या 3% अपर हैंड रखूंगा। K+3 मतलब अगर फॉर इंस्टेंस काइबोर आपका 15% तो K+3 इज 18%। K+5 इज अगर काइबोर 15% है तो K+5 इज 20%। तो जो मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूँ फ्रॉम माई लैंडिंग पोर्टफोलियो, और जो मैं आपको जो आपके सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, जो कि मेरी बोरिंग है ऑब्वियसली, तो उसका जो डेल्टा है वो मेरी अर्निंग होगी। एग्जाम्पल अगेन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैंने लेंडिंग की एट 13% और बोरिंग की हुई है मैंने एट 10%, यानी कि मैं आपको काइबोर 10% पे कर रहा हूँ, तो डेल्टा इज 3% जो कि मेरी इनकम है, बैंक की इनकम है। सो इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर इंस्टेंस काइबोर इंक्रीज करते हैं यानी कि पॉलिसी रेट इंक्रीज की है किसी किसी साल में, तो उस साल आपका सेविंग में पैसा इंक्रीज करेगा, बट उसी साल आपकी लेंडिंग कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। यानी कि कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो कंपनीज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनको भी अपने डे टू डे रूटीन बिजनेसेस को रन करने के लिए बैंक से लैंडिंग चाहिए होती है। तो वो जो लैंडिंग उनको बैंक से चाहिए होती है, जो लोन्स उन्होंने डिपॉजिट मतलब बैंक से लेकर के कहीं पे अपना कैपिटल में इंजेक्ट किए हुए हैं,
उस लोन पे अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट की शेप में उनको एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ी है। तो जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट हमेशा से गिरेगी अगर इंटरेस्ट रेट इंप्रूव करेगा। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा, फॉर इंस्टेंस अगर वो 13 या 15% से 10% पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लोग सेविंग अकाउंट से पैसा उठाएंगे, क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। और जब वही पैसा यहाँ से निकलेगा, यानी कि बैंकों से निकलेगा सेविंग अकाउंट से, वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, तो स्टॉक मार्केट इंप्रूव करेगी। क्यों इंप्रूव करेगी? उसकी रीजन ये है कि सेविंग अकाउंट में आप चूंकि 15% पहले आपको रिटर्न मिल रहा था, नाउ यू आर गेटिंग 10%, जिसमें आपको 5% का डिक्रीज है, तो दैट इज नॉट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। बट दूसरी साइड पे चूंकि अब 10% पे आपको लोन भी मिल रहा है, मैंने यहाँ चलो 10% नहीं तो 2% का बीच में डेल्टा रखें, 12% पे आपको लोन मिल रहा है, तो कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं जिन जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा है ऑन देयर ओन लोन्स। तो जब उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी तो ऑब्वियसली जो उनका रिटर्न, एनुअल रिटर्न यानी कि एनुअल प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपको डिविडेंड्स भी इंक्रीज होंगे। डिविडेंड इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपकी अर्निंग जो उस शेयर में या उस बॉन्ड में है वो इंप्रूव करेगी। बहुत डिटेल टॉपिक है, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देर मस्ट बी लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड विच आई विल बी आंसरिंग, बट आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज कमेंट uh, whatever you have in your mind. I will answer those questions. This topic is so broad, so wide. बिल्कुल मैंने आपको ग्रास रूट लेवल पर समझाने की कोशिश की है, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ईमेल मी, और मे बी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, एंड विल डिस्कस लेटर द rest of the activities into the stock market, into the in the banking sector. Thank you so much for your time. See you.